हेलो दोस्तों, आज हम लोगों को पढ़ना है इतिहास का दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर क्या मतलब, जो हम लोग कल शुरू किए थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोगों ने शुरू किया था भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों के आगमन में हम लोगों ने देख लिया था पुर्तगाली कंपनी देख लिया था। आपको पता है कि बाबू सबसे पहले भारत में आने वाली कंपनी का नाम क्या बाबू? सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद कौन आते हैं बाबू? उसके बाद आते हैं बाबू, भारत में आता है डच आते हैं। कौन आते हैं? डच। उसके बाद कौन आता है बाबू? अंग्रेज आते हैं। उसके बाद कौन आते हैं? अंग्रेजों के बाद आते हैं डेनिस। कौन आते हैं बाबू? डेनिस आते हैं। उसके बाद कौन आते हैं बाबू? उसके बाद आते हैं फ्रांसीसी। कौन आते हैं बाबू? फ्रांसीसी आते हैं। देखो, सबके आगे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया या अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है बाबू? 1498 में होती है। कब होती है बाबू? 1498 में होती है। डचों की स्थापना कब होती है? 1602 ईस्वी में। अंग्रेजों की कब होती है, अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? सन 1600 में होती है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1616 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की 1664 ईस्वी में। देखो, स्थापना भले ही ये दोनों अंतर है, लेकिन हमने कल आपको बताया था कि भले ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले स्थापित हो गया था, लेकिन उससे पहले कौन भारत में आ गया था? डच। तो हमने कल बाबू क्या पढ़ लिया था? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का पढ़ लिया था। गवर्नरों के बारे में पूरा पढ़ लिया था। कैसे बाबू अमेरिका की खोज हुई, कैसे भारत की खोज हुई। अमेरिका भारत कहने का मतलब समुद्री मार्ग से कैसे खोज हुआ, पहले जमीन के रास्ते कैसे हम व्यापार करते थे, वह रास्ता कैसे बंद हुआ, कुस्तुनतुनिया का कैसे पतन हुआ, कोलंबस ने कैसे 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज किया, बार्थोलोमेओ डियोज ने तूफानी द्वीप की खोज किया, केप ऑफ गुड होप की खोज कैसे किया गया, सारा कुछ बताया। उसके बाद बाबू कैसे वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया, किसकी सहायता से भारत आया, कालीकट का उस समय शासक कौन था, जब वास्को डी गामा भारत आया तो उस समय बताओ केरल का शासक कौन था, कप्पक डाबू नामक स्थान पर वास्को डी गामा उतरा था। ये सारी बातें हम लोग पढ़ लिए थे। उसके अलावा कंपनी पुर्तगाली गवर्नर जो होते हैं, जैसे फ्रांसिस डी अल्मेडा, अल्बुदी कर्क, नीनो दी कुन्हा, तीनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। कैसे उन लोगों ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया, कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था अपनाया, कैसे सती प्रथा किसने बंद किया था, ये सब कुछ हम लोगों ने देख लिया। गोवा को कब जीता, गोवा को किसने जीता, कब जीता, ये सब कुछ हम लोग कल पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी में देख लिए थे। बस पुर्तगालियों में एक टॉपिक रह गया था, क्या बाबू? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया। लिख लो, पुर्तगालियों की देन। पुर्तगालियों की देन। पुर्तगालियों ने भारत में क्या लाया, पूछता है कंपनी, पूछता है कभी कभी क्वेश्चन, पुर्तगालियों का देन। लिखो बाबू, पुर्तगालियों का देन। पुर्तगालियों ने क्या क्या लाया आपको पता होगा कि लिखो, आलू टमाटर। आलू का प्रचलन भारत में कौन शुरू किया? पुर्तगालियों ने। आलू टमाटर, टमाटर, लाल मिर्च, लाल मिर्च, लाल मिर्च। उसके बाबू लिखो, उसके बाद उसके अलावा लिखो काजू बादाम, काजू बादाम, अनानास, अनानास, पपीता। अगला लिखो पपीता, पपीता। उसके अलावा लिखो बाबू संतरा, संतरा। उसके अलावा बाबू लिखो प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस का शुरुआत भी कौन किया बाबू? पुर्तगालियों ने ही भारत में लाया। तो ये सारे चीज जो है बाबू, ये सब कौन लाया भारत में? तो कौन लाया? पुर्तगालियों लाया। तो पूछता है कि बताओ पुर्तगालियों की देन क्या है भारत में? तो लिख लो आलू टमाटर, लाल मिर्च, काजू बादाम, अनानास, पपीता, संतरा, प्रिंटिंग प्रेस। तो ये सारा कुछ किसने लाया था बाबू? उसके अलावा लीची भी लिख लो, लीची भी इन लोगों ने लाया था, लीची। तो ये सब कुछ हम लोगों को देखना है, ठीक ना। एक चीज और लिख सकते हो, तंबाकू भी लिख सकते हो, तंबाकू, तंबाकू, खैनी। एक बीरा दे दस भैया, खैनिया। ये खैनिया भी कौन लाया? पुर्तगालियों की ही देन है। तो ये सब कुछ का देन है बाबू, सब पुर्तगालियों की देन है, ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार बाबू पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सामान्य परिचय है वो हम लोगों ने देख लिया। इस प्रकार हमारा पहला वाला खत्म हो गया। कौन? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं डचों पर। किस पर आ जाते हैं बाबू? डचों पर। तो डचों के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी तो नहीं है, बस बहुत कम पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा सा ही इसको पढ़ना है। अधिकतर तो हमें किसके बारे में पढ़ना होता है? अंग्रेजों के बारे में। आपको पता है पूरा इतिहास हमको किसके बारे में पढ़ना होता है? पूरा का पूरा हमको बाबू पढ़ना होता है अंग्रेजों के बारे में। तो हम लोगों को अंग्रेज पर ही आना है, तो धीरे धीरे कर करके हम लोग पहुंचते हैं। तो लिखो दूसरी कंपनी भारत में आने वाली कौन थी? डच। लिखो डच कंपनी, लिखो डच कंपनी, लिखो डच कंपनी की स्थापना कब होती है? डच कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में।
डच कंपनी की स्थापना कहाँ से होती, कब होती है बाबू? 1602 ईस्वी में। डच कहाँ के निवासी थे? लिखो, डच हॉलैंड के निवासी थे। हॉलैंड या नीदरलैंड? डच हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे बाबू? नीदरलैंड के निवासी थे। लिखते चलो, हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। लिखो बाबू, लिखो इनके बारे में। वास्तविक नाम लिखो, वेरिंगदे। अगला लिखो, वेरिंगदे ओस्ट इंडिया कंपनी। ओस्ट इंडिया कंपनी, ओस्ट इंडिया कंपनी, ओस्ट इंडिया कंपनी। जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका वास्तविक नाम क्या था बाबू? बेरिंगदे ओस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक नाम क्या था बाबू? बेरिंगदे। क्या नाम था बाबू? बेरिंगदे ओस्ट इंडिया कंपनी था। क्या था बाबू? बेरिंगदे ईस्ट इंडिया कंपनी था। लिखो, प्रथम अभियान मतलब जैसे कि इनका किसके नेतृत्व में पहली बार इनका अभियान आया था? तो लिखो, प्रथम अभियान ऐसे लिखो, एक मिनट थोड़ा सा, कार्नेलियन हाउटमैन के नेतृत्व में आया था। ठीक है ना? पूछेगा डचों का प्रथम अभियान किसके नेतृत्व में आया था? तो कार्नेलियन हाउटमैन के नेतृत्व में आया था। ठीक है ना? डचों का प्रथम अभियान भारत में किसके नेतृत्व में आया था? तो कार्नेलियन हाउटमैन के नेतृत्व में आया था। लिखो, प्रथम कारखाना कहां लगाया गया था? प्रथम कारखाना, डचों ने प्रथम कारखाना कहां लगाया बाबू? लिखो, कल लिखाए थे, अब लोग बताओ कहां पर? प्रथम कारखाना मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में। कहां पर बाबू? मसूलीपट्टनम में। प्रथम कारखाना उन लोगों ने कहां लगाया था? मसूलीपट्टनम में। तो इनके बारे में इतना है। अब एक युद्ध है, तो युद्ध एक ही साथ देखेंगे। इन सबका युद्ध जो है आपस में, जैसे कि मान लो पहले कौन आया? पुर्तगाली। अब पुर्तगाली भारत में है तो डच आएंगे, तो जाहिर सी बात है पुर्तगाली और डचों में युद्ध होगा। फिर बाबू आगे चल के अंग्रेज आएंगे तो अंग्रेजों के साथ युद्ध होगा। फिर डेनिश आएंगे, इनके साथ युद्ध होगा। फिर फ्रांसीसी आएंगे तो इनका आपस में युद्ध होगा। तो इन युद्धों को एक ही साथ देख लेंगे जब पांचों हम लोग पढ़ लेंगे, पांचों कंपनियों को पढ़ लेंगे। तो इस प्रकार डचों के बारे में सामान्य परिचय 1602 ईस्वी में आए थे बाबू। 1602 ईस्वी में आए थे। और ये कहां के निवासी थे? नीदरलैंड के निवासी थे। इनका वास्तविक नाम, इस कंपनी का, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक नाम क्या था बाबू? बेरिंगदे ओस्ट इंडिया कंपनी। क्या था बाबू? बेरिंगदे ओस्ट इंडिया कंपनी था बाबू। प्रथम अभियान किसके नेतृत्व में आया था? कार्लेनियन हाउटमैन के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? कार्लेनियन हाउटमैन के नेतृत्व में आया था। उसके बाद प्रथम कारखाना मसूलीपट्टनम में इन लोगों ने लगाया था। तो डचों के बारे में यह सामान्य सा परिचय हो गया। अब बाबू हम लोग अगला देखते हैं। हालांकि आपको पढ़ना होगा इसके साथ बेदरा का युद्ध, लेकिन हम बोल रहे हैं ना कि सारा युद्ध जो तीनों चारों, जैसे स्वाली का युद्ध, बेदरा का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, ये तीनों एक ही साथ आपको पढ़ाएंगे। तो इसलिए ये इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा सा बाबू आपको। अब लिखो बाबू, डच के बाद अब कौन आएगा? अंग्रेज आएगा। कौन आएंगे बाबू? डचों के बाद लिखो कौन आए थे? अंग्रेज। तो अंग्रेजों के बारे में हम लोग देख लेते हैं सामान्य परिचय। लिखो, अंग्रेजों के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना? कौन सा बाबू? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसे ऐसे लिख लेना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। छोटा सा, बार बार हम इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, छोटा छोटा अपना ध्यान रखना कि BEC का मतलब क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है ना? तो आपको यह ध्यान में रखना। अब देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है बाबू? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है बाबू, स्थापना होती है महारानी एलिजाबेथ के
प्रथम के घोषणा के द्वारा 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में क्या होता है बाबू, क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है। ठीक है, पूरा लिख देते हैं, अभी पहली बार लिख रहे हैं, लिख लो। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ठीक है ना, स्थापना होती है। देखो, जब ईस्ट इंडिया, क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ, तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल में। किसके शासनकाल में बाबू, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल में। अब लिखो, एक क्वेश्चन और पूछता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय, ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था, अकबर था। कौन था बाबू, अकबर था। कौन था, अकबर था। कौन था बाबू, अकबर था। जब स्थापना हो रहा था तो उस समय भारत का बादशाह कौन था, अकबर था। यह ध्यान में रखना, क्यों, अभी इसका समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्यों। ठीक है ना। अब देखो बाबू, तीसरा पॉइंट लिखो। अब बाबू जब देखो कि ये स्थापना हो गया, क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब आपको एक बात ध्यान में रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वास्तविक नाम था वो भी लिख लो यहीं पर। ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक नाम, ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक नाम लिखो। वास्तविक नाम क्या था, लिखो नाम, वास्तविक नाम लिखो। वास्तविक नाम इसका था, लिखो, द गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, द गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। देखो, द गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। क्या बाबू, द गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। ये पूरा नाम था किसका बाबू, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ये कंपनी का नाम क्या था, ये था। कंपनी का पूरा नाम क्या था बाबू, ये था। कंपनी का पूरा नाम क्या था, ये था। कंपनी का पूरा नाम ये था, जिसे शॉर्टकट में क्या कहा जाता था, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या कहा जाता था बाबू, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या कहा जाता था, ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता था, जिसे शॉर्टकट में ईस्ट इंडिया कंपनी या जॉन कंपनी भी कहा जाता था। जॉन कंपनी भी कहा जाता था। ठीक है ना, जिसे शॉर्टकट में क्या कहा जाता था बाबू, जॉन कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम क्या था बाबू, क्या था बाबू, द गवर्नमेंट एंड कंपनी। क्या, द गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। ठीक ना, ये पूरा नाम था। तो आपको यह ध्यान में रखना है। तो इसका शॉर्टकट में नाम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी या जॉन कंपनी। क्या बाबू, जॉन कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका छोटा नाम था। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये हुआ। अब बाबू जब कंपनी बन गई, तो कंपनी जब बन गया तो वहां के राजा ने, हालांकि आगे चल के, अब पहले मिटा देते हैं तो हम समझाते हैं। यहाँ के राजा ने प्रतिनिधि भेजा भारत के पास, भारत के राजा के पास प्रतिनिधि भेजा कि भाई साहब हमें भारत में क्या करना है, हमें भारत में करना है बाबू व्यापार। किसके पास भेजा, भारत के राजा के पास भेजा कि हमें व्यापार करना, हमें इजाजत चाहिए। तो कैसे कैसे आगे उनके दूत आते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ठीक है ना। अब देखो, अब हमने आपको बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कौन किया, 1600 ईस्वी में। कब, 31 दिसंबर सन 1600 में। कौन बाबू, 1600 में। तब कौन राजा था ब्रिटेन का, तो एलिजाबेथ प्रथम थी। कौन थी, एलिजाबेथ
प्रथम। कौन था? एलिजाबेथ प्रथम, ठीक ना। उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम थी। लेकिन बाबू आगे चल के 1603 ईस्वी में, कब? 1603 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो जाती है। इनका एलिजाबेथ प्रथम का क्या होता है बाबू? मृत्यु हो जाता है। अब ये इनका मृत्यु हो गया तो अगले राजा बनते हैं, अगले जेम्स प्रथम बनते हैं। कौन बनते हैं बाबू? जेम्स प्रथम। कौन बनता है? जेम्स प्रथम, ठीक ना। अगले राजा कौन बनते हैं? ब्रिटेन के अगले राजा जेम्स प्रथम बनते हैं। कौन? एलिजाबेथ मृत्यु के बाद बाबू 1603 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम का मृत्यु हो जाता है, तब राजा कौन बनता है? एलिजाबेथ प्रथम, सॉरी, उसके बाद बनते हैं जेम्स प्रथम। अब जेम्स प्रथम क्या करेंगे? भारत में दूत भेजेंगे। अब दूत भेज करके भारत के राजा से, भारत के मुगल बादशाह से इजाजत लेंगे कि हमें भारत में व्यापार करना है, हमें व्यापार करने की इजाजत दीजिए, हमें अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की इजाजत दीजिए। ये कौन कहेगा? ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम। और कौन कहेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी। अब बाबू देखो, तो इस प्रकार बाबू भारत में जेम्स प्रथम का दूत और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी के तौर पे, मतलब एक ही व्यक्ति दोनों है। एक तरफ से वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी भी है और दूसरा जेम्स प्रथम का दूत भी है। तो इस प्रकार बाबू क्या करेगा? भारत में आएगा इजाजत मांगने कि हमें व्यापार करने की इजाजत दिया जाए। तो अब बाबू हम लोग लिखते हैं। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब दूत भेजना है तो दूत किसका आएगा? जेम्स प्रथम का। क्यों? क्योंकि एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई, ठीक है ना। तो अब बाबू हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कैसे कैसे भारत में ये दूत आते हैं। अब देखो, लिखो जेम्स प्रथम, लिखो जेम्स प्रथम। कौन बाबू? जेम्स प्रथम प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी, जेम्स प्रथम का दूत, जेम्स प्रथम का दूत और ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी या प्रतिनिधि, ठीक है ना। ये दोनों होगा जो जाएगा भारत क्या करने? इजाजत लेने। क्या बाबू? जेम्स प्रथम का दूत और ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी। तो दो व्यक्तियों को दो टाइम पे भेजा जाता है। एक को भेजा जाता है किसको बाबू? सर कैप्टन हॉकिंस को। किसको? कैप्टन हॉकिंस को। किसको? हॉकिंस को, कैप्टन हॉकिंस को। पहली बार कि इजाजत लेने कि हमें व्यापार करना है, इजाजत नहीं मिलता है। दूसरी बार किसको? टॉमस रो को। किसको बाबू? सर टॉमस रो, ठीक है ना, सर टॉमस रो। अब देखो, तो पूछेगा जेम्स प्रथम का प्रथम दूत कौन था? कैप्टन हॉकिंस। जेम्स प्रथम का दूसरा दूत कौन था? टॉमस रो। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला प्रतिनिधि किसको भेजा? कैप्टन हॉकिंस को। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला अधिकारी किसको, दूसरा अधिकारी किसको भेजा? टॉमस रो को। तो इस प्रकार इनको ध्यान में रखना है, ठीक ना। ये क्या करने जाएंगे? भारत के बादशाह के पास जाएंगे, क्या करने बाबू? इजाजत लेने। क्या करने? इजाजत लेने। अब देखो कैप्टन हॉकिंस क्या कहता है। अब देखो जेम्स प्रथम एवं ईस्ट इंडिया कंपनी का दूत बनकर, यह है कैप्टन, यह है, ऐसे लिखते हैं, यह है जेम्स प्रथम का दूत एवं ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि बनकर अकबर के नाम का पत्र लेकर 1608 ईस्वी में मुगल दरबार में पहुंचता है। मुगल दरबार में पहुंचता है। अब देखो जेम्स प्रथम ने इसे लेटर दिया, दूत बनाकर भेजा कि जाओ तुम मुगल बादशाह से इजाजत लेकर आओ। और उस समय मुगल बादशाह कौन था बाबू? क्या लिखा है? किसके नाम का पत्र?
अकबर के नाम का पत्र लेकर जाया। कब बाबू? ये कौन कह रहा है? जेम्स प्रथम कहा कि ये लो पत्र और जाओ भारत के राजा से इजाजत लेकर आओ कि हमने दूत बनाकर तुम्हें भेजा है और हमको चाहिए क्या? व्यापार करने की इजाजत। अब देखो, अब यहां आ गया भाई साहब एक ट्विस्ट। अब ट्विस्ट क्या है बाबू? ये देखो, कब पहुंचा? 1608 में। कहां? मुगल दरबार में पहुंचा। अब आपको पता है कि 1605 ईस्वी में अकबर की क्या हो गई थी? मृत्यु। अकबर की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। कब बाबू? 1605 ईस्वी में। और ये पहुंच कब रहा ससुरा? 1608 ईस्वी में। अब बताओ, 1608 में पहुंचेगा तो क्या अकबर मिलेगा? तब तक वो सड़ गल गया होगा, ठीक है ना। तो 1605 में पहुंचा अकबर की, तब तक मृत्यु हो गई थी। लेकिन किसके नाम का पत्र लेकर? अकबर के नाम के। ये ध्यान रखना है। पूछेगा कैप्टन हॉकिंस किसके नाम का पत्र लेकर पहुंचा था? तो अकबर के नाम पर। लेकिन अकबर जब पहुंचा तो अकबर की मृत्यु 1605 में ही हो गया था। आई पहुंचा कब? 1608 में। अब बाबू, अकबर की जगह उसे कौन मिलेगा? जहांगीर मिलेगा। कौन मिलेगा? जहांगीर। कहां कौन मिलेगा? जहांगीर। पहुंचा था किसका पत्र लेकर? अकबर के नाम का, मतलब अकबर को देने पत्र पहुंचा था, लेकिन मिला कौन? जहांगीर। लिख लो, इसी में पूरा कर लो। लेकिन 1605 ईस्वी में, 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। अकबर की मृत्यु हो गई थी। अतः तत्कालीन मुगल बादशाह जहांगीर से मिलता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि पूछेगा कैप्टन हॉकिंस किसके नाम का पत्र लेकर चलता है? अकबर के नाम से। किससे मिलता है? जहांगीर से मिलता है। तो पत्र भी किसको दिया होगा? जहांगीर को दिया होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना। अब बाबू, यहां पर पहुंचने के बाद दो काम और होता है। अब देखो क्या है कि वो पत्र देता है और कहता है कि हमें व्यापार करने की इजाजत चाहिए हमें। हालांकि वो कोशिश करता है लेकिन दे नहीं पाता, क्योंकि उस समय पुर्तगालियों का प्रभाव ज़्यादा था। पुर्तगाली उन्हें वो सूरत में मांग करते हैं, लेकिन मिलता नहीं है, इजाज़त नहीं मिल पाता है इस बार। लेकिन इसी दौरान कुछ और भी काम हो जाता है। क्या बाबू? उसे हम लोग देख लेते हैं। अब ये काम क्या है? जैसे कि जहांगीर कैप्टन हॉकिंस से बड़ा प्रभावित होता है। कैप्टन हॉकिंस क्या होता है? जहांगीर से बड़ा प्रभावित होता है। तो कैप्टन हॉकिंस को, और देखो पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है। लिखो तीसरा पॉइंट। अभी ये किसमें चल रहा? सब कैप्टन हॉकिंस में करता है। जहांगीर कैप्टन हॉकिंस को, लिखो जहांगीर कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब प्रदान करता है। 400 का मनसब प्रदान करता है, ठीक है ना। प्रदान करता है तथा इंग्लिश खान की उपाधि देता है। इंग्लिश पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। इंग्लिश खान की उपाधि देता है। क्या बाबू? इंग्लिश खान की उपाधि देता है। तो क्वेश्चन पूछा गया। तो जहांगीर, बताओ कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब कौन दिया? जहांगीर दिया। कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि कौन दिया? तो जहांगीर दिया। ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना। बड़ा प्रभावित होता है ये, बहुत कैप्टन हॉकिंस जो था ये हिंदी इंग्लिश फारसी तुर्की, हिंदी नहीं जानता था, अंग्रेजी फारसी तुर्की लैटिन जैसे भाषाओं का ये ज्ञाता था। कौन? कैप्टन हॉकिंस। तो बड़ा प्रभावित होता है कौन? जहांगीर इससे। तो जहांगीर इससे सम्मान में क्या करता है? इसे 400 का मनसब, एक पद था। क्या था बाबू? एक पद था जो वहां के अधिकारियों को मिलता था, तो मुगल अधिकारियों को मिलता था। तो 400 का मनसब किसको मिला? कैप्टन हॉकिंस को। और क्या मिला? इंग्लिश खान की उपाधि मिला। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्या बाबू? ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और लिख लो, चौथा पॉइंट लिख लो। कैप्टन हॉकिंस, लिखो कैप्टन हॉकिंस हेक्टर अथवा रेड ड्रैगन नामक जहाज से आया था। रेड ड्रैगन नामक जहाज से आया था। जहाज से आया था, ठीक है ना। लिख लो, आया था, ठीक है ना। ये 4 पॉइंट लिख लो। किसके बारे में? कैप्टन हॉकिंस के बारे में। तो अब पूछे, बताओ जेम्स प्रथम का प्रथम दूत कौन था? कैप्टन हॉकिंस।
कैप्टन हॉकिंस किसके नाम का पत्र लेकर भारत आया था? अकबर के नाम का। कैप्टन हॉकिंस ने अपना पत्र किसको दिया? जहांगीर को दिया। ठीक है ना, ये सब ध्यान में रखना। जहांगीर, कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब किसने दिया? जहांगीर ने दिया। कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि किसने दिया? तो कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने दिया। ये सब आपको ध्यान में रखना। अब बाबू अगले, भाई साहब ये सफल नहीं हो पाते हैं कारखाना खोलने के लिए, अपनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए जो इन लोगों ने लोकेशन मांगा था, ये मिल नहीं पाता है इस बार। लेकिन दूसरी बात फिर कोई आता है कि उसका नाम था बाबू टॉमस रो। तो ये आपने लिख लिया होगा, इसे मिटाते हैं ताकि हमें जगह मिले। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये सारी पॉइंट। ठीक है ना, ये 4 पॉइंट था किसमें? कैप्टन हॉकिंस में। आपको ये बातें ध्यान में रखना है। ठीक है ना बाबू। अगला हम लोग चलते हैं, अगला है कौन? टॉमस रो। ठीक है ना, टॉमस रो। टॉमस रो लिखो, लिख लो। पहली बात ये है, ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा दूत था। लिखो, ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा प्रतिनिधि था। ठीक ना, तथा जेम्स प्रथम का दूत था। लिख लो ये भी, जेम्स प्रथम का दूत था। प्रथम का दूत था। ये तो सामान्य सा बात पहले लिख दिए, लेकिन फिर भी दूत था, दूत था। ठीक है ना, ये हो गया। अब हमको तीसरा पॉइंट लिखना है। ये कब पहुंचता है? 1615 में। कब बाबू? 1615 ईस्वी में आगरा पहुंचता है। लिखो, इधर लिखते हैं थोड़ा सा। 1615 ईस्वी में, 1615 में यह मुगल दरबार आगरा पहुंचता है। आगरा में पहुंचता है। कहां बाबू? आगरा में पहुंचता है। कब? 1615 में। 1615 ईस्वी में टॉमस रो मुगल दरबार आगरा में पहुंचता है। जब बाबू ये आगरा पहुंचा तो पता चला कि जहांगीर साहब तो यहां है या नहीं है। अब लो भाई, गया कहां? आगरा। जब आगरा पहुंचे तो पता चला जहांगीर यहां है या नहीं है। कहां? आगरा के मुगल दरबार में है या नहीं है। तो है कहां? अब देखो, वो वहां से चला गया था। कहां चला गया था बाबू? अजमेर। तो मुलाकात कहां होती है? लिखो, दूसरा पॉइंट इसमें लिखो, टॉमस रो की मुलाकात जहांगीर से 1600 लिखो, 1616 में अजमेर में होता है। अजमेर में होता है। ठीक है ना, कहां पर? अजमेर में। अब ये ध्यान देने वाली बात है बाबू, कहां गया? कहां था? आगरा के दरबार में। तो क्या मुलाकात हो पाया? मुगल दरबार में कब आया टॉमस रो? मुगल दरबार में कब पहुंचा? 1615 ईस्वी में। क्या मुगल दरबार में जहांगीर से भेंट हो पाया? नहीं। तो भाई साहब टॉमस रो पूछा, भाई साहब आखिर जहांगीर हैं? अगर दरबार में नहीं है तो कहां है? तो लोगों ने बताया कि वो इस समय कहां है बाबू? अजमेर हैं। कहां में है? अजमेर में है। तो टॉमस रो वहां से निकला और मिलने के लिए कहां चला गया? मुलाकात करने के लिए कहां चला गया? अजमेर में। और अंततः 1616 में अजमेर में उसकी मुलाकात हो जाती है। कहां बाबू? 1616 में उसकी मुलाकात हो जाती है। कहां? और 1616 में अजमेर में उसकी मुलाकात हो जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इस प्रकार टॉमस रो भाई साहब सफल होता आगे चल के। टॉमस रो अपनी बात बताता है कि हमें भाई साहब व्यापार करना, हम इनके प्रतिनिधि हैं। हमारे पहला प्रतिनिधि आया था भाई साहब, ज़्यादा सफल नहीं हो पाया, तो हमें भाई साहब एकदम से आपकी ज़रूरत है, हमें व्यापार करना है। आप राजा साहब अगर इजाज़त नहीं देंगे तो मेरा काम नहीं हो पाएगा। तो इस बार ये अच्छे से समझाया, तो अंततः क्या होता है कि बाबू इसका काम हो जाता है। ठीक है ना, इस बार काम हो जाता है। तो इस प्रकार इन लोगों की पहला पड़ाव इन लोगों ने पास कर लिया। कौन सा? कंपनी स्थापित करने वाला। अब यहीं पर लिख लो, नोट करके लिख लो बाबू, नोट करके लिखो। इनका प्रथम अस्थायी कारखाना अंग्रेजों का या ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम अस्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया गया था। सूरत में
स्थापित किया गया, ठीक है ना, सूरत में स्थापित किया गया, ठीक है ना, ये लिख लेना, सूरत में स्थापित किया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना, कब बाबू, 1613 ईस्वी में, कहां पर, सूरत में, ये याद रखना। बस अच्छे संबंध बनाने के लिए दूत भेजे जाते थे, ठीक है ना, ताकि राजा और अंग्रेजों के बीच में अच्छे संबंध हो, ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा रियायतें प्राप्त होंगी और ज्यादा से ज्यादा व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त होगा, इसीलिए, ठीक है ना। उस समय और भी कंपनियां जो थी, पुर्तगाली और डच थे, तो उनका भी तो प्रभाव था, तो उनके प्रभाव से बचने के लिए भी तो ऐसा किया जाता था, ताकि अच्छे संबंध हो, राजा के साथ अच्छा संबंध रहेगा तो हमारा व्यापार बढ़ सकता है, ठीक है ना। तो ये नोट करके ये लिख लेना, ठीक है ना बाबू। अब लिखो बाबू अगला, अब हम लोग आ जाते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है इसमें अंग्रेजों में सामान्य परिचय। पूरा तो हमें अंग्रेज पढ़ना ही है ना, कैसे कैसे कंपनी ये लोग स्थापित कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा देख रहे हैं, बाकी तो हमें पूरा अंग्रेज पढ़ना ही है बाबू, ठीक है ना। अभी हम लोगों को पढ़ना है, कर्नाटक युद्ध पढ़ना है, स्वाली का युद्ध पढ़ना है, ठीक है ना, वेदरा का युद्ध पढ़ना है, वांडीवास का युद्ध पढ़ना है, ये सारे चीज़ अभी हम लोगों को आज ही वाले वीडियो में खबर करना है, ठीक है ना। तो आप लोग बने रहिएगा, आज वाला वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। तो इसके अलावा हम लोगों को देखते हैं, अब लिखो 1632 ईस्वी में, नोट करके लिखो, नोट करके लिखो, प्रथम वाला 1632 ईस्वी में, 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान, गोलकुंडा के सुल्तान, गोलकुंडा के सुल्तान, गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह, सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह से गोलकुंडा में व्यापारिक अधिकार प्राप्त किया, अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्राप्त किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्राप्त किया तथा 500 पैगोडा में गोलकुंडा के बंदरगाहों पर एकाधिकार प्राप्त किए, ठीक है। गोलकुंडा के व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त किए और बंदरगाहों का ये सारा जो कुछ हुआ था बाबू 1632 ईस्वी में, कब बाबू, 1632 ईस्वी में, किसके द्वारा, गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा, अब्दुल्ला कुतुब शाह के द्वारा। इसमें क्या हुआ था कि जो कुली कुतुब शाह था, अब देखो ये तो लिख दिए, जो गोलकुंडा वाला क्षेत्र था उस गोलकुंडा में व्यापार करने का बाबू अधिकार किसको मिला, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब 500 पैगोडा देकर के, मतलब वो पैगोडा चलता था, जैसे हम मुद्रा कहते हैं ना, रुपया कहते हैं ना, उसी तरह पैगोडा था। तो पैगोडा 500 पैगोडा के दे करके 500 पैगोडा में क्या किया, गोलकुंडा के जो बंदरगाह थे उन पर एकाधिकार कर लिए। अब बाबू देखो ये सारा कुछ कैसे हो रहा था, गोल्डन फरमान के द्वारा। किसके द्वारा बाबू, गोल्डन फरमान। तो जो गोलकुंडा के सुल्तान थे, कौन, अब्दुल्ला कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह जो थे, इन्होंने एक फरमान जारी किया जिसका नाम क्या था बाबू, गोल्डन फरमान। क्या था, गोल्डन फरमान। इस फरमान के द्वारा अंग्रेजों को यह सारा अधिकार मिला था, इस फरमान के द्वारा अंग्रेजों को यह अधिकार मिला था। तो गोल्डन फरमान के द्वारा किसको, गोल्डन फरमान कब जारी किया गया था, तो यह भी लिख लो, गोल्डन फरमान 1632 ईस्वी में। कब बाबू, 1632 ईस्वी में। किसने जारी किया था, गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह द्वारा गोल्डन फरमान जारी किया गया। गोल्डन फरमान कब जारी किया, 1632 में। किसके लिए, अंग्रेजों के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। कौन सा फरमान, और उस फरमान में क्या था, ये सारा व्यवस्था था। क्या, गोलकुंडा में व्यापारिक अधिकार मिलेगा और 500 पैगोडा के बदले गोलकुंडा के बंदरगाहों पर क्या होगा बाबू,
अंग्रेजों का एकाधिकार होगा। तो ये गोलकुंडा का फरमान अंग्रेजों के लिए जारी किया गया था। कब किया गया था? 1632 में। तो ये जो भाई साहब ऊपर वाला सारा लिखे हैं, ये सब किसके तहत मिला था? गोलकुंडा के फरमान के तहत मिला था। ये बात आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना। अब देखो दूसरा पॉइंट लिखो बाबू, दूसरा पॉइंट इनके बारे में लिखो, दूसरा पॉइंट इनके बारे में लिखो। बंगाल के सूबेदार शाह शुजा ने, लिखो दूसरा पॉइंट, बंगाल के सूबेदार शाह शुजा ने, कौन बाबू? शाह शुजा ने 3,000 वार्षिक कर के बदले, 3,000 वार्षिक कर के बदले 3,000 वार्षिक कर के बदले बंगाल में अंग्रेजों को व्यापारिक अधिकार मिला, व्यापारिक एकाधिकार मिला, एकाधिकार, ठीक है ना। तो सीधे पूछेगा, कैसे पूछेगा इसमें क्वेश्चन बताओ। शाह शुजा ने कितने हजार रुपए के बदले अंग्रेजों को एकाधिकार दिया था बंगाल में? तो 3,000 रुपए को। अंग्रेजों को 3,000 रुपए में बंगाल में एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार किसने दिया था? तो शाह शुजा ने। किसने दिया? शाह शुजा ने। इस प्रकार बाबू आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला बाबू लिखो, अगला लिखो, ये मिटा देते हैं, ये समझ में आ गया। तो गोल्डन फरमान कौन जारी किया था बाबू? गोलकुंडा के शासक ने। गोलकुंडा का शासक कौन था? ये आपको ध्यान में रखना, अब्दुल्ला कुतुब शाह। कौन बाबू? अब्दुल्ला कुतुब शाह। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब बाबू देखो, एक आता है कौन? अब आता है बाबू अजीम उस्सान। अजीम उस्सान कौन? अजीम उस्सान। अजीम उस्सान, क्या नाम था बाबू? अजीम उस्सान। अजीम उस्सान ने 3 जगह दिया था अंग्रेजों को, कालीकाटा, गोविंदपुर, सूतानाती, ठीक है ना। कालीकाता, गोविंदपुर और सूतानाती, ये 3 क्षेत्र पे बाबू, ये 3 क्षेत्र थे। इन तीनों क्षेत्रों की जमींदारी अंग्रेजों को दे दिया, अंग्रेजों को दे दिया, ठीक है ना। लेकिन कितने रुपए में? ये भी लिख लो, 1200 रुपए में, 1200 रुपए में जमींदारी अंग्रेजों को दे दिया। कौन? अजीम उस्सान ने। कौन बाबू? अजीम उस्सान ने कालीकाटा, गोविंदपुर और सूतानाती की जमींदारी 1200 रुपए में अंग्रेजों को दे दिया। समझ रहे हो बाबू? अब जमींदारी मिल रहा है, अब कैसे व्यापार करेंगे? अब बाबू व्यापार पे कैसे पकड़े? ये 3 पॉइंट क्या दिखा रहा कि कैसे कैसे इनका व्यापार पर बढ़ता जा रहा है। अब बाबू आगे चल के कालीकाटा, गोविंदपुर और सूतानाती क्या बनते हैं? आगे चल के यही क्या बन जाते हैं? कलकत्ता का रूप धारण करते हैं। यही तीनों मिलकर के किसका रूप धारण करेंगे बाबू? लिख लो, यही आगे चल करके यही 3 क्षेत्र मिलकर के आगे क्या बनाएंगे बाबू? आगे तीनों मिलकर के कलकत्ता बनेगा, कलकत्ता, ठीक है ना, कलकत्ता। और इसी कलकत्ता में आगे चल के बाबू फोर्ट विलियम की स्थापना होगी। किसकी? फोर्ट विलियम की। लिख लो, फोर्ट विलियम की, आगे चल के फोर्ट विलियम की स्थापना होगी। कब बाबू? सन 1700 ईस्वी में। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। लिख लो, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किया जाएगा, ठीक है ना। अब देखो क्या है, अजीम उस्सान नामक व्यक्ति ने कालीकाटा, गोविंदपुर और सूतानाती, ये 3 गांवों की जमींदारी किसको दे दिया बाबू? अंग्रेजों को। कितने रुपए में दिया था? 1200 रुपया में दिया था बाबू। आगे चल के यही 3 क्षेत्र मिलकर के क्या बनेंगे? कलकत्ता। और इसी कलकत्ता में आगे चल के क्या आपको देखने को मिलेगा? फोर्ट विलियम। कब स्थापना होती है? 1700 में। कौन स्थापित करता है? लॉर्ड वेलेजली। कौन स्थापित करता है बाबू? लॉर्ड वेलेजली। तो इस प्रकार आपने देखा अंग्रेजों के बारे में। अब हम लोग आ जाते हैं कौन सा बाबू? अंग्रेजों का। इस प्रकार अंग्रेजों ने अपनी कंपनी भाई साहब बढ़िया से स्थापित कर लिया। कहीं पर गोल्डन फरमान पा रहे हैं बाबू, कहीं पर जमीन खरीद रहे हैं, कहीं पर पट्टे पे जमीन ले रहे हैं। इस प्रकार अपने व्यापार को स्थापित कर लिया। कौन? अंग्रेजी कंपनी ने। कौन बाबू? इंग्लिश कंपनी ने। अब बाबू अगली कंपनी आती है कौन? अगली आती है डेनिश आती है। कौन? अगला डेनिश कंपनी आती है। लिख लेते हैं डेनिश कंपनी के बारे में भी थोड़ा सा।
डेनिश कंपनी के बारे में। अगली कंपनी कौन है बाबू भारत में आने वाली? अगली कंपनी है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अब डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, ज्यादा नहीं है इसके बारे में। लिखो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया कंपनी। पहली बात तो इनकी स्थापना कब हुई पहले बता दिए बाबू। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में होती है। 1616 में थी। ये कहाँ की कंपनी थी? डेनमार्क के। डेनमार्क के कहाँ के थे बाबू? डेनमार्क के। कहाँ के थे? डेनमार्क निवासी थे। प्रथम कारखाना लिख लो, प्रथम कारखाना। कारखाना हालांकि सब बता दिए हैं लेकिन लिख लो कारखाना ट्रेंको बार, ठीक है ना, ट्रेंको बार में। आप बताओ, हम पहले ही बता चुके हैं ट्रेंको बार कहाँ पर स्थित है। कहाँ पर है बाबू ट्रेंको बार? कहाँ है, किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना। इस प्रकार डेनिश कंपनी के बारे में हो गया, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है इसके बारे में। डेनिश कंपनी के बारे में ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना होता है, ठीक है ना। हमें पढ़ना है किसके बारे में? आप फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, ठीक है ना। अब लिखो, अब आएगा लुई 14वां, ठीक है ना। अब लुई 14वां का शासनकाल आएगा। कहाँ पर? फ्रांस में। और जो कंपनी बनाएगा, कंपनी का गठन होगा उसके शासनकाल में। अब लिखो बाबू, अगला कंपनी लिखो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। लिखो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। लिखो अगला कंपनी लिखो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया कंपनी, ठीक है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखो, लिखो लुई 14वें के शासन का। इसकी स्थापना लिख लो पहले तो। स्थापना कब होता है? लिखा हूं बाबू 1664 ईस्वी में। 1664 ईस्वी में। कब बाबू? 1664 ईस्वी में। लिखो स्थापना फ्रांस के शासक, फ्रांस के शासक, फ्रांस के शासक लुई 14वें के शासनकाल में, लुई 14वें के शासन काल में। पूछता है कि बताओ फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? तो लुई, शासक कौन था? लुई 14वां। क्या था बाबू नाम उसका? लुई 14वें के शासनकाल में, लुई 14वें के शासनकाल में कोलबर्ट, मंत्री कोलबर्ट के सहयोग से, मंत्री कोलबर्ट, कोलबर्ट के सहयोग से, सहयोग से, सहयोग से, ठीक है ना। अब देखो क्या है, जब सारी कंपनियां स्थापित हो रही थी तो लुई 14वां उस समय शासक था। तो उसका एक मंत्री था जिसका नाम था कोलबर्ट। क्या था बाबू? कोलबर्ट। कोलबर्ट कहता है महाराजा, सारी कंपनियां विदेश में जा करके, पूर्व में जाकर खूब व्यापार कमा रही हैं, खूब पैसा कमा रही हैं, क्या हम लोग नहीं कंपनियां स्थापित कर सकते हैं? तो लुई 14वें के दिमाग में आया, यार बात तो सही है। तो इसी के सहयोग से क्या करता है लुई 14वां? क्या करता है? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या कर देता है बाबू? स्थापना। क्या कर देता है बाबू? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर देता है, ठीक है ना। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर देता है। लिख लो इसका वास्तविक नाम क्या था? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक नाम लिख लो, लिखो लिखो कॉम्पैग्नी फ्रांसेसे कामर्स पोरले, फ्रांसेसे पोरले कामर्स, 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 कामर्स डेस इंडेस, इंडेस ओरिएंटल, ओरिएंटल। भले पूरा ना याद हो, लास्ट वाला क्या करना? डेस इंडेस ओरिएंटल, डेस इंडेस ओरिएंटल, ऐसे करके याद कर लोगे बाबू तो याद हो जाएगा। डेस इंडेस ओरिएंटल, ठीक है ना, डेस इंडेस ओरिएंटल, ऐसे करके याद करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे करके याद करना, कामस डेस इंडेस, कॉम्पैग्नी, कॉम्पैग्नी फ्रांसेसे पोरले, फ्रांसेसे पोरले कामस डेस इंडेस ओरिएंटल, ऐसे करके थोड़ा सा लास्ट वाला याद कर लेना, पूरा ना याद हो। कामस डेस इंडेस ओरिएंटल, ठीक है ना, कामस डेस डेस इंडेस ओरिएंटल। एक मिनट दोस्तों,
ठीक है, कामस डे से इंडेस ओरिएंटे, ठीक है ना। इस प्रकार इन्होंने लिख लो, इनका प्रथम कारखाना कहां लगाए थे? सूरत में। प्रथम कारखाना सूरत में, ठीक है ना। प्रथम कारखाना कहां लगाया? सूरत में। अब बाबू ये हो गया हमारा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का सामान्य सा परिचय। अब हम लोग आ जाते हैं, देखो एक चीज और लिख सकते हो, पांडिचेरी की स्थापना इन्हीं के द्वारा हुआ था। देखो पांडिचेरी की स्थापना लिखो फ्रैंको मार्टिन ने किया था। स्थापना फ्रैंको मार्टिन ने किया था, ठीक है, फ्रैंको मार्टिन ने किया था। अब बाबू हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं बाबू, अब मिटाते हैं। अब बाबू एक चीज आपको अब बताना था, क्या हमने बताया ना कि युद्ध वाला अभी बचा है, ठीक है ना। कर्नाटक युद्ध भी होगा इनके साथ, और क्या होगा, और होगा इनके साथ आपस में भी युद्ध होगा। हमको वो चीजें देखनी है, ठीक है ना। अब इसे मिटा देते हैं, थोड़ा सा हमें जगह मिल जाएगा ज्यादा। अब देखो बाबू, अब क्या है, अब फ्रांसीसियों के साथ युद्ध होता है, एक युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है बाबू? फ्रांसीसियों के साथ जो युद्ध होता है, और इनके साथ भी युद्ध होता है, उसे हम लोग देख लेते हैं। अब लिखो स्वाली का युद्ध। पहला स्वाली का युद्ध होता है, और वेदरा का युद्ध होता है, और वांडीवास का युद्ध। अब बाबू ये जो स्वाली का युद्ध है, बेदरा का युद्ध है, वांडीवास का युद्ध है, इन तीनों को पढ़ने से पहले हमको पढ़ना होगा कर्नाटक युद्ध। क्या पढ़ना होगा बाबू? कर्नाटक युद्ध पढ़ना होगा। बिना कर्नाटक युद्ध के हमें इन सब का मजा नहीं आएगा। इसलिए बस आप 10 मिनट रुकिए, 10 मिनट के बाद हमको समझ में आ जाएगा कि बाबू वांडीवास तक पहुंचना, हमको बस वांडीवास तक पहुंचा देंगे बाबू। उसके बाद स्वाली, बेदरा, ये सारा अपने आप खत्म हो जाएगा, सारा समझ में आ जाएगा। बस आपको 2 मिनट रुकना है, 10 मिनट रुकना है बाबू, ठीक है ना, मात्र 10 मिनट आपको। अब लिखो कर्नाटक युद्ध, लिखो बाबू कर्नाटक युद्ध, ठीक है, लिखो कर्नाटक युद्ध। अब देखो कर्नाटक युद्ध में क्या है। अब पहला वाला हेडिंग डालना है बाबू, प्रथम कर्नाटक युद्ध। क्या? प्रथम कर्नाटक युद्ध, लिखो प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण, प्रथम कर्नाटक युद्ध का लिखो कारण, लिखो प्रथम कर्नाटक युद्ध। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का मुद्दा, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का मुद्दा, ठीक है, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का मुद्दा। अंग्रेज अधिकारी बर्नेट द्वारा फ्रांसीसी जहाजों को डुबाया जाना, फ्रांसीसी जहाजों को डुबाया जाना, ठीक है ना, यह तात्कालिक कारण था। ठीक, अब देखो क्या था प्रथम कर्नाटक युद्ध। अब बाबू जो अंग्रेज हैं और जो फ्रांसीसी हैं, अब बाबू ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। अब क्यों लड़ रहे हैं? 2 कारण है। एक तो चाह रहे थे कि यूरोप में, भारत में हमारा सबसे ज्यादा वर्चस्व बना रहे, इसके लिए क्या कर रहे हैं? आपस में लड़ रहे हैं। अधिक से अधिक महत्वाकांक्षा के कारण भाई साहब, अधिक से अधिक प्रतिस्पर्धा के कारण भाई साहब, अधिक से अधिक लाभ हमको मिल पाए, इसलिए सारी कंपनियां क्या कर रही थी? अपना अपना जोर लगा रही थी। इस कारण। और दूसरा कारण क्या? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का मुद्दा। मतलब यूरोप में बाबू, यूरोप में
एक सीट खाली है, किसका? राजा का। तो ससुरा एक तरफ कौन था बाबू? एक गुट, दो गुट थे, एक गुट दो गुट, एक तरफ ब्रिटेन था, एक तरफ फ्रांस था। फ्रांस चाहता था कि ऑस्ट्रिया में हमारा कठपुतली सरकार बने, और फ्रांसीसी चाहते थे कि हमारा कठपुतली सरकार बने। इसलिए ससुरा यूरोप में लड़ रहे हैं ये सारे लोग आपस में, यूरोप में लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से भारत में भी ये ससुरे आपस में लड़ गए। क्या कर लिए बाबू? आपस में लड़ गए। तो इस युद्ध में, कर्नाटक युद्ध में बाबू आप देखोगे तो दो पक्ष होगा। क्या? दो पक्ष होगा। इस कारण से दो पक्ष हो गया। कौन? एक तरफ होंगे अंग्रेज। कौन होंगे बाबू? अंग्रेज। और दूसरी तरफ कौन होगा बाबू? फ्रांसीसी। कौन होंगे बाबू? फ्रांसीसी। कौन होगा? फ्रांसीसी। दोनों में यहां भी युद्ध हो गया। दोनों में क्या? कर्नाटक युद्ध में दोनों में यहां पर भी बाबू क्या हो गया? युद्ध हो गया। अब युद्ध जब हुआ बाबू तो अंग्रेज, हालांकि अंग्रेज क्या हुए? पराजित हुए, और फ्रांसीसी क्या हुए? विजयी हुए। हालांकि बहुत ज्यादा निर्णायक नहीं था, लेकिन फिर भी पक्ष किसमें, किसके पक्ष में गया? फ्रांसीसियों के पक्ष में गया। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। किसके बीच बाबू? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। क्या कारण था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का मुद्दा था। क्या कारण था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का। और दूसरा कारण था अंग्रेजी जहाजों को ससुरा, अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम बर्नेट था, इस ससुरा एक फ्रांसीसी जहाज था, उसको क्या कर लिया? अपने कब्जे में कर लिया ससुरा, डुबा दिया था। जहाजों को डुबाना या कब्जे में कर लेना। तो ये कारण था, दो कारण था, जिसकी वजह से ये ससुरा भारत में ही आपस में लड़ने लगे। तो ये पहला कारण था और जिसका परिणाम हुआ। अब बाबू जब युद्ध होगा तो जाहिर सी जहां पर युद्ध होगा वहां पर क्या होगा बाबू? संधि होगा। क्या होगा? संधि होगा। तो लिखो यहां पर संधि क्या हुआ था, लिखो एक्स ला सापेल की संधि। एक्स ला सापेल, एक्स ला सापेल की संधि, संधि एक्स ला सापेल की संधि। तो पूछेगा एक्स ला सापेल की संधि। और प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 46 से 48। 1746 से लेके कब तक चला था? 48 तक। 1746 से लेके 48 तक प्रथम कर्नाटक युद्ध चला था। कब तक बाबू? 1746 से लेके 48 तक। अब बाबू क्या था? एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरे तरफ फ्रांसीसी थे। भाई साहब दोनों में युद्ध हुआ। किसका पलड़ा भारी था? फ्रांसीसियों का पलड़ा भारी था। इसमें भाई साहब युद्ध हुआ। युद्ध के बाद क्या होगा? युद्ध के बाद हमेशा क्या होता है? संधि होता है। तो एक्स ला सापेल की संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध क्या किया गया? समाप्त किया गया। पूछेगा कि बताओ प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो एक्स ला सापेल संधि के तहत क्या हुआ था बाबू? समाप्त हुआ था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। किस संधि के तहत बाबू? एक्स ला सापेल संधि के तहत समाप्त हुआ था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना? एक्स ला सापेल की संधि के तहत क्या हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध। कारण क्या था? ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का मुद्दा। कौन सा बाबू? ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का मुद्दा। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का मतलब समझ गए ना? ऑस्ट्रिया में राजा का पद खाली था। राजा बनाने के लिए ब्रिटेन चाहता था कि हमारा सहयोगी राजा बने, फ्रांसीसी चाहते थे कि हमारा सहयोगी राजा बने। इसलिए ब्रिटेन में, यूरोप में ही युद्ध चल रहा था, जिसके कारण क्या हुआ बाबू? भारत में भी ये दोनों ससुरे आपस में लड़ गए, ठीक है ना? बस यही कारण था, ध्यान रहे। अब दूसरा लिखो, प्रथम कर्नाटक के बाद बाबू लिखो द्वितीय कर्नाटक युद्ध। कौन सा बाबू? द्वितीय कर्नाटक। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध के लिए हमें पूरा जगह चाहिए। कौन सा? द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब होगा? और जब भी होगा तो हम आपको बता ही देंगे, लेकिन थोड़े देर के लिए आपको समझना पड़ेगा क्या, कि हमें पूरा बोर्ड चाहिए। लिखो द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध। क्या बाबू? द्वितीय कर्नाटक। द्वितीय कर्नाटक युद्ध दो बार हो, दो जगहों पर हो रहा था। यह भी क्या कारण था बाबू? लिखो हैदराबाद में। कारण क्या था? हैदराबाद में उत्तराधिकार का मुद्दा। उत्तराधिकार का मुद्दा। उत्तराधिकार का मुद्दा। उत्तराधिकार का मुद्दा। और दूसरा लिखो कर्नाटक में उत्तराधिकार का मुद्दा। कर्नाटक में उत्तराधिकार का मुद्दा। उत्तराधिकार का मुद्दा। उत्तराधिकार का मुद्दा, ठीक है ना? उत्तराधिकार का मुद्दा। अब देखो दो जगहों पर, यहां पर भी भाई साहब 2 सीट खाली है। अब तक कितना सीट? एक कठौरा, वो कहां? ऑस्ट्रिया में। अब की भाई साहब 2 सीट खाली हो गया। कौन सा? राजा बनने का। मतलब भाई साहब हैदराबाद के जो नवाब थे वो नवाब मर गए। अब मरने के बाद पद हो गया खाली नवाब का। अब ससुरा नवाब बनने के लिए 2 ही मिले हो गए ना खड़ा। कौन कौन बाबू? लिखो हैदराबाद में नासिर जंग, नासिर जंग,
और मुजफ्फर जंग। कौन बाबू? मुजफ्फर जंग। कौन? मुजफ्फर जंग। ये देखा ससुरा। और इधर बाबू कौन? इधर बन गए दुई नवाब, इधर भी अनवरुद्दीन साहब, अनवरुद्दीन साहब और दूसरे चंदा साहब। कौन बाबू? चंदा साहब। अब देखो, अभी समझना। अब देखो 46, 48, 49, 54, 1749 से लेके कब तक चला? 54 तक। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब से कब तक? 49 से 54। पहला 46 से 48, दूसरा 49, 54, तीसरा 56, 63 तक। अब देखो क्या था भाई साहब, कर्नाटक में द्वितीय कर्नाटक का युद्ध का कारण क्या था? हैदराबाद में उत्तराधिकार का मुद्दा और कर्नाटक में उत्तराधिकार का मुद्दा। अब ये उत्तराधिकार का मुद्दा क्या है? देखो, अब देखो समझो। हैदराबाद के जो नवाब थे वो जब मर गए तो उनके गद्दी के लिए दो दावेदार हो गए। एक कहा नासिर जंग का हम राजा बनेंगे, मुजफ्फर जंग का हम भाई साहब राजा बनेंगे। और यह बात हुआ कर्नाटक में। कर्नाटक के राजा की हो गई मृत्यु, तो अनवरुद्दीन कहा कि हम राजा बनेंगे और चंदा साहब कहे हम राजा बनेंगे। क्या हुआ? बोले कि हम राजा बनेंगे और वो कहा हम राजा बनेंगे। अब देखो, तो यहां पर अंग्रेजों का और फ्रांसीसियों का क्या रोल आया? भाई साहब रोल आया। नासिर जंग कहा भाई साहब हम राजा बनेंगे, तो अंग्रेज का कहा अच्छा तू राजा बनना चाहता है हैदराबाद में, हम तुमको धक्का देंगे, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। कौन बाबू? हम तुमको सहायता करेंगे। कौन? अंग्रेज। कौन कहा बाबू? अंग्रेज कहें। कौन कहें? अंग्रेज कि हम तुम्हारी सहायता करेंगे। आई लो ससुरा, अब दो मिले हो गए ना। कौन कौन? नासिर जंग और अंग्रेज हो गए। तो फ्रांसीसी भी देख रहे थे, अच्छा तू अंग्रेज, तू नासिर जंग को साथ देगा तो हम भाई साहब मुजफ्फर जंग को साथ देंगे। तो फ्रांसीसी इधर आ गए, फ्रांसीसी इधर आ गए। अंग्रेजों ने कहा कि हम नासिर जंग को सहायता देंगे राजा बनाने के लिए, तो फ्रांसीसी कहे हम मुजफ्फर जंग को सहायता देंगे राजा बनाने के लिए। हाई सर, इधर भी, इधर का अनवरुद्दीन, इधर कर्नाटक में भी अंग्रेज आ गए और बोले हे अनवरुद्दीन हम तुमको सहायता देंगे, क्या करने के लिए? तुम्हें राजा बनाने के लिए। कौन कहा? अंग्रेज। अंग्रेज इधर आ गए, तो इधर फ्रांसीसी, अच्छा तू भी इधर भी आएगा तो मैं भी इधर आएगा, तो इधर कहा फ्रांसीसी भी आ गए। कौन आगे बाबू? फ्रांसीसी। ये कहा ससुरा कि अच्छा तू अगर अनवरुद्दीन को सहायता करेगा तो फ्रांसीसी बोले हम चंदा साहब को सहायता करेंगे। किसको सहायता करेंगे? फ्रांसीसी कहें चंदा साहब को। मतलब सिंपल सा मतलब ये है। अब तुम सोच रहे हो कि ये ससुरा आपस में लड़ रहे थे तो ये दोनों कहीं आ गई ना। अगर सोचो फ्रांसीसी के मदद से अगर मुजफ्फर जंग हैदराबाद में नवाब बनेगा वहां का, तो सोचो राजा हमारे हिसाब से, अगर हमारा प्रधान जिसको हमने वोट दिया, जिसको भाई साहब लड़ झगड़ के उसको प्रधान बनाया, तो जब वो प्रधान बनेगा तो हमको देगा कि नहीं? कुछ काम देगा ना बाबू। तो हमारे हिसाब से काम करेगा कि नहीं? जो मांगेंगे वो मिलेगा कि नहीं? घर वाली नाली बनवा देगा, घर के सामने वाली नाली पक्का करवा देगा, रोड बनवा देगा, नल दे देगा, भाई साहब सोलर आएगा वो हमारे घरे लगवा देगा, चौकी आएगा हमारे घर के सामने लगवा देगा। तो यह कुलते ना सोचना है का कि भाई साहब अगर मान ले हैदराबाद में जब हमारे हिसाब से राजा बन जाए तो हमें व्यापार करने की छूट देगा कि नहीं देगा? हमें फैक्ट्री लगाने की छूट देगा कि नहीं देगा? व्यापारी के एकाधिकार देगा कि नहीं देगा? इसीलिए ही ससुरे लड़ रहे थे और कोनो बात नहीं रहा बाबू साहब की यहाँ पर इनका साथ देवर। तो समझे? तो अंततः भाई साहब जीत किसकी होती है? आगे चल के हैदराबाद में नवाब कौन बनता है? मुजफ्फर जंग जीतता है और इधर भी चंदा साहब जीतते हैं। मतलब फ्रांसीसियों का पलड़ा फिर से भारी। अंग्रेज भाई अनवरुद्दीन साहब मरते हैं, बेचारे मारे जाते हैं, युद्ध में मर जाते हैं। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इसमें भी फ्रांसीसियों का पलड़ा भारी रहा। अब बाबू क्या होता है? अब बाबू द्वितीय कर्नाटक युद्ध में पहले था फ्रांसीसियों का गवर्नर डुप्ले। भाई साहब फ्रांसीसियों ने डुप्ले को बुला करके उसके स्थान पे गोडेहू को बुला दिया और गोडेहू क्या कर लेता है बाबू? पांडिचेरी की संधि कर देता है। क्या? पांडिचेरी। और लिखो पांडिचेरी की संधि के तहत, पांडिचेरी की संधि के तहत, पांडिचेरी की संधि के तहत, संधि के तहत, संधि के तहत द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है, युद्ध समाप्त होता है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त होता। अब यह ध्यान रखने वाली बात है, पांडिचेरी की संधि के तहत द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त होता। अभी हमने क्या बताया बाबू? अभी हम आपको बताया कि पहला वाला युद्ध कैसे समाप्त हुआ था? एक्स-ला-सापेल की संधि के तहत। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध कैसे समाप्त हुआ? तो पांडिचेरी की संधि के तहत। ये बाबू आप क्या कर लो, जल्दी से लिख लो बाबू, ठीक है ना? यह था द्वितीय कर्नाटक युद्ध। कब से कब तक चला? 47, 49 से 54 तक। 46,
48, 49, 54। पहला 46, 48, दूसरा 49, 54, तीसरा 56 से 63 तक चलेगा, ठीक है ना। तो तीसरे वाले पे हम लोग आते हैं, जल्दी से आप लोग इसे लिख लो। अब बाबू लिख लिए होंगे आप लोग। अब हम लोग आ जाते हैं तीसरे कर्नाटक युद्ध पर, ठीक है ना। तीसरे कर्नाटक युद्ध पर आ जाते हैं। तो दूसरा वाला किससे खत्म होता है? पांडिचेरी की संधि के तहत। पांडिचेरी की संधि कौन करेगा? गोडेयू। क्यों? डुप्ले को बुला लिया गया, ठीक है ना। अब बाबू लिखो तृतीय कर्नाटक युद्ध। कौन बाबू? तृतीय कर्नाटक युद्ध लिखो। तृतीय कर्नाटक युद्ध, ये निर्णायक वाला था बाबू। क्या था? निर्णायक। 46, 48, 49, 54, 56, 63। 1756 से 63 तक। कब तक चला? 63 तक। पहला लिखो कारण क्या था? तृतीय कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? इसका कारण था बाबू यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध। फिर वही बात, ससुरा नहीं था, समस्या कहीं और का, युद्ध कहीं और हो रहा है। युद्ध कहाँ हो रहा है भाई साहब? यूरोप में युद्ध हो रहा है। ससुरा आपस में वहां लड़ रहे हैं, ये ससुरा वही वजह से यहां भी युद्ध लड़ने लग रहे। हाँ, कारण कहीं और का, युद्ध कहीं और। एक तरफ कौन होगा? अंग्रेज होगा, और दूसरी तरफ कौन होगा? फ्रांसीसी होगा। कौन होगा बाबू? फ्रांसीसी होगा। दूसरी तरफ फ्रांसीसी होंगे। अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ रहा था? सर आयरकूट। कौन बाबू? सर आयरकूट। सर आयरकूट। और दूसरी तरफ काउंटर डी लाली। इसका सेनापति का नाम क्या था? काउंटर डी लाली। डी लाली, काउंटर डी लाली, ठीक है ना। एक तरफ कौन था? सर आयरकूट था, और दूसरी तरफ काउंटर डी लाली। भाई साहब इन दोनों में युद्ध हुआ। यहां पर भी युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? वांडीवास का युद्ध हुआ। कौन सा बाबू? वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध हुआ। वांडीवास का युद्ध हुआ। वांडीवास का युद्ध हुआ। कब हुआ? 1760 ईस्वी में। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 ईस्वी में। अब 1760 ईस्वी में भाई साहब युद्ध हुआ, तो जीता कौन? अंग्रेज। कौन जीते बाबू? अंग्रेज जीते। कौन? अंग्रेज जीतते हैं। हारा सॉरी, अंग्रेज जीतते हैं। और हारा कौन बाबू? हार गए। हारे, हारा। इस युद्ध में हारा कौन? जीता ये, हारा कौन? ये वाला बाबू, ठीक है ना। अब देखो बाबू, ध्यान देने वाली बात है। क्या हमने क्या बताया? देखो तृतीय कर्नाटक युद्ध कब से कब तक? 56 से 63 तक। कारण क्या था? यूरोप में सप्तवर्षीय, मतलब यूरोप में युद्ध हो रहा था, जिसकी वजह से इस ससुरे भारत में भी लड़ने लगे। कौन कौन लड़ रहा था? अंग्रेज और फ्रांसीसी। अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ रहा था? सर आयरकूट। और फ्रांसीसियों की तरफ से कौन लड़ रहा था? काउंटर डी लाली लड़ रहा था। भाई साहब दोनों आमने सामने हुए, तो कौन सा युद्ध हुआ? वांडीवास का युद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद बाबू फ्रांसीसी हारे, और फ्रांसीसियों ने अपना राजनीतिक महत्वाकांक्षा त्याग दिया। इस युद्ध के बाद फ्रांसीसी फिर से भाई साहब भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियां नहीं संचालित कर पाए। केवल और केवल क्या कर पाए? आप व्यापार करने की इजाजत मिली, और बाकी सारे अधिकार इनका समाप्त। क्यों? क्योंकि इस बार अंग्रेजों ने बड़ी बुरी तरीके से फ्रांसीसियों को हराया और इनको चकनाचूर कर दिया। समझ में आया? ठीक है ना। इस बार तो इस भाई साहब हमने बताया कि हर युद्ध के बाद क्या होता था? संधि होती थी। तो लिखो पेरिस की संधि। लिखो पेरिस की संधि के तहत, लिखो पेरिस की संधि के तहत, पेरिस की संधि के तहत, यहां पे लिखो, नीचे जगह नहीं है, लिख लो यहां पर। यहां नोट करके लिखो, आप नीचे ही लिखना, ठीक है ना। पेरिस की संधि के तहत, पेरिस की संधि के तहत, संधि के तहत तहत तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ, ठीक है ना। युद्ध समाप्त हुआ, समाप्त हुआ, ठीक है, यह ध्यान रखना है। अब देखो, अब आ जाते हैं बाबू तुम्हारे वाली बात पे, जो हमने लास्ट वाला थोड़ा सा छोड़ रखा था, वो आ जाते हैं। देखो तृतीय कर्नाटक युद्ध, एक बात समझ लो, तृतीय कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? यूरोप में युद्ध हो रहा था, जिसकी वजह से अंग्रेज और फ्रांसीसी यहां भी लड़ने लगे। अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ रहा था? सर आयरकूट। और फ्रांसीसियों की तरफ से काउंटर डी लाली। और दोनों के बीच में युद्ध हुआ। कौन सा? वांडीवास का युद्ध हुआ। कब? 1760 में। जीता कौन? अंग्रेज। हारा कौन?
फ्रांसीसी। अब बाबू हारने के बाद और जीतने के बाद अंतिम में क्या होता था, संधि होता था। उस संधि का नाम क्या बाबू, पेरिस की संधि। कौन सी संधि थी, पेरिस की संधि के तहत क्या हुआ, तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। ये आपको ध्यान में रखना। अब बाबू हम लोग आ जाते हैं कि बाबू आपको हमने बताया स्वाली और बेदरा जैसे युद्ध अभी हमें पढ़ना है, ठीक है ना। स्वाली और बेदरा जैसे युद्धों को अब हमें पढ़ना है। अब स्वाली और बेदरा का युद्ध हमें देख लेना है और उसी को देख करके हमें क्या कर देना है बाबू, टॉपिक अपना समाप्त कर देना है, ठीक है ना। टॉपिक हमारा हो जाएगा समाप्त स्वाली और बेदरा के तहत। अब देखो बाबू क्या होता है स्वाली और बेदरा का। अब देखो हमने क्या बताया, एक चीज हमने बताया, सबसे पहले कौन कंपनी आया बाबू, सबसे पहले पुर्तगाली आए। कौन, पुर्तगाली आए। उसके बाद कौन आया बाबू, उसके बाद आए डच। कौन आया बाबू, डच। डचों के बाद कौन आया बाबू, अंग्रेज आए। कौन आया बाबू, अंग्रेज आए। अंग्रेजों से बाद कौन आया बाबू, डच के बाद अंग्रेजों के बाद डेनिस मतलब डेनमार्क की कंपनी आई। उसके बाद कौन आया, फ्रांसीसी। कौन आया बाबू, फ्रांसीसी, ठीक है ना, फ्रांसीसी। अब देखो ये क्रम था। मान लो कि बाबू ये क्या है, हमारा भारत है। कौन है, भारत। तो भारत में व्यापार करने के लिए यूरोपीय कंपनियों का पहली कौन आए, पुर्तगाली। और उसके पहले पुर्तगालियों के पहले कौन व्यापार करता था, तो अरब के व्यापारी। अरब के व्यापारी में कौन थे, तुर्की थे। तुर्की व्यापारी शामिल थे, तुर्की व्यापारी शामिल थे, तुर्की व्यापारी शामिल थे। इधर लिखते हैं, तुर्की व्यापारी शामिल थे, तुर्की व्यापारी, मिस्र के व्यापारी, मिस्र व्यापारी, ठीक ना। इस प्रकार ये सब कौन थे, अरब व्यापारी, ठीक है ना, अरब व्यापारी। व्यापारी मतलब इन सब के आने से पहले भारत में कौन व्यापार कर रहा था, अरब व्यापारी व्यापार कर रहे थे और ये ले जाकर के यूरोप में बेचते थे सामान। अब ध्यान में रखना कि भाई साहब इनसे पहले पुर्तगालियों से पहले कौन थे, अरब व्यापारी। मतलब यहाँ पर पहले कौन है, ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर कौन हो जाएगा, इनसे ऊपर भी व्यापार कौन कर रहे थे, अरब व्यापारी, अरब व्यापारी, ठीक है ना, अरब व्यापारी। मतलब भारत में और कौन थे इसके पहले, अरब व्यापारी। दूसरे नंबर पे कौन आया, पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिस, उसके बाद फ्रांसीसी। अब देखो बाबू अगर है अरब व्यापारी भारत में पहले से व्यापार कर रहे थे, तो जब पुर्तगाली लोग आएंगे और तुमको लगेगा कि हमारा व्यापार अब क्या है बाबू, खतरे में है, तो बताओ इन दोनों के बीच में युद्ध होगा कि नहीं होगा। तो हमने पहले आपको क्या लिखा है, चोल और द्वीप का युद्ध पढ़ाए कि नहीं। कौन सा बाबू, चौल और द्वीप का युद्ध। कौन सा, चौल और द्वीप का युद्ध पढ़ाए हैं कि नहीं, चौल और द्वीप का युद्ध पढ़ाए कि नहीं। चौल और द्वीप का युद्ध ये कब हुआ था, 1608 में, 1609 में हुआ था कि नहीं हुआ था। इन दोनों में कौन कौन भाग लिए थे, एक तरफ कौन थे बाबू, एक तरफ थे अरब व्यापारी। कौन, अरब, एक तरफ अरब व्यापारी और दूसरे तरफ बाबू कौन, पुर्तगाली। कौन थे, पुर्तगाली। कौन थे बाबू, पुर्तगाली थे कि नहीं थे। और जीता कौन था, पुर्तगाली। तो पहला कौन युद्ध हुआ, चौल और द्वीप का। दो युद्ध था, चौल का युद्ध 1608 में, द्वीप का युद्ध 1609 में। किसके साथ, अरब व्यापारी के। पहले से भारत में कौन थे, अरब। जब भाई साहब हम पहले से व्यापार करें और मुझे लगेगा कि मेरे सामने कोई और आ रहा है व्यापार करने, तो हम जाहिर सी बात है कुछ तो स्वरूप अपनाएंगे ना। तो इस ससुरा युद्ध नीति अपना लेते थे, ठीक है ना। तो इस ससुरा आपस में लड़ गए, दोनों ये आपस में लड़ गए, ठीक है ना। अब आपस में लड़ गए तो कौन सा युद्ध हुआ, चौल का युद्ध और द्वीप का युद्ध, ठीक है ना। अब बाबू देखो दूसरा, अब जब जीता कौन, पुर्तगाली। अब पुर्तगाली भारत में स्थापित हो गए। अब बाबू पुर्तगाली पहले से हैं, अब कौन आ रहा है, डच आ रहे हैं। तो बताओ अब डच आएंगे तो डच और पुर्तगालियों में युद्ध होगा कि नहीं होगा, होगा ना बाबू। अब क्या होगा, डचों और पुर्तगालियों में युद्ध होगा। कौन सा युद्ध होगा बाबू, लिखो, स्वाली का युद्ध। दूसरा स्वाली का युद्ध, स्वाली का युद्ध, स्वाली का 1612 ईस्वी में। कब बाबू, 1612 ईस्वी में। किसके किसके बीच होगा बाबू, ये भी लिख लो, लिख लो, पुर्तगाली और डचों के बीच। पुर्तगाली और डच के बीच। कौन जीतेगा बाबू, कौन जीता बाबू, सॉरी पुर्तगाली के बाद दूसरे नंबर पे आते हैं अंग्रेज। पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच में, अंग्रेज के बीच में, ठीक है ना। तो स्वाली का युद्ध हुआ 1612 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ, अंग्रेज और पुर्तगाली को। पहले से पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आ गए, उसके बाद अंग्रेज आ गए। अब डच तो उतना ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा महत्व रखे नहीं, मतलब उन लोगों का ज़्यादा वैसे भी महत्व नहीं है,
तो इन दोनों में ज़्यादा उतना प्रभाव हुआ नहीं। लेकिन बाबू ये दोनों कंपनियों के आने के बाद बाबू कौन आया? अंग्रेज आए। जब बाबू अंग्रेज भारत में एंट्री किए तो अंग्रेज बड़े आक्रामक थे भाई साहब, ये चाहते थे जल्दी से जल्दी हमारा क्या हो जाए, मार्केट पर कब्जा हो जाए। इसलिए भाई साहब जब जाहिर सी बात है कि जल्दी से जल्दी कब्जा करना चाहोगे तो जो पहले से कंपनी है उनके साथ तुम्हारा क्या होगा बाबू? संघर्ष होगा। होगा कि नहीं होगा? इस वजह से अंग्रेजों का संघर्ष डचों के साथ हुआ, अंग्रेजों का संघर्ष पुर्तगालियों के साथ हुआ, अंग्रेजों का संघर्ष फ्रांसीसियों के साथ हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? इस वजह से क्यों कि जल्दी से जल्दी हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ हो और ज्यादा से ज्यादा हमारा क्षेत्र कब्जा हो। अब भाई साहब इस प्रतिस्पर्धा में अंग्रेज बड़े स्वार्थी थे, बड़े लालची थे। अब लालची की वजह क्या हुआ बाबू? डचों के साथ युद्ध हो गया, अंग्रेजों का पुर्तगालियों के साथ युद्ध हुआ और फ्रांसीसियों के साथ हो गया। तो बताओ स्वाली का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? 1612 ईस्वी में पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच में। कौन हारा बाबू? पुर्तगाली। कौन जीता? अंग्रेज। इसमें एक अंग्रेज, ठीक है ना। इसमें कौन जीत हारा था? अरब। अब देखो स्वाली के बाद तीसरा लिखो बेदारा का युद्ध। लिखो बेडारा का युद्ध। बेडारा का युद्ध, कहीं पर बेदारा लिखा रहता है, बेडारा का युद्ध लिखो 1759 ईस्वी में। 1759 ईस्वी में, ठीक ना। किसके किसके बीच होता है? डचों और ब्रिटेन के बीच, डच और ब्रिटिश के बीच। अंग्रेज लिख लो सीधे ऐसे, अंग्रेज। अंग्रेज भाई साहब हारा कौन? डचों को हरा दिया। और इस प्रकार देख रहे हो ना, ये सारा ऐसा युद्ध है जो निर्णायक है, जिसमें ये ससुरा हरा दे रहे हैं किसको? बाकी कंपनियों को। अंग्रेज हरा दे रहा। अब चौथा लिखो, चौथा युद्ध लिखो वांडीवास का युद्ध। अभी लिखा है ना वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध कब हुआ बाबू? 1760 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ? फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में। अंग्रेजों के बीच में फ्रांसीसी पराजित हुए, अंग्रेज जीत गए। देखो अब ध्यान से रखना, जब पहले कोई सारे कंपनियां, पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, डेनिश आए, फ्रांसीसी, और सबसे ज्यादा आक्रामक इसमें सब कौन था? अंग्रेज थे ससुरा, सबसे ज्यादा आक्रामक। जब वो आए, पुर्तगाली आए तो किससे युद्ध हुआ उनका? अरब व्यापारी का। जब अंग्रेज आए तो किससे युद्ध हुआ? डचों से और पुर्तगालियों से। अंग्रेजों ने इन सब को हरा दिया ससुरा, इन सब को हरा दिया। कौन कौन से युद्ध में? चौल और द्वीप के युद्ध में पुर्तगाली जीत गए, किसको हरा दिए? अरब को। स्वाली के युद्ध में 1612 ईस्वी में हुआ, अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा करके उनका भाई साहब नाम मिटा दिया, मतलब एक तरह से चकनाचूर कर दिया उनकी शक्ति को। कौन से युद्ध में? स्वाली के युद्ध में। फिर भाई साहब बेदारा का युद्ध हुआ 1759 में, अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, उनके सारी शक्ति को तोड़ दिया। फिर बाबू वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया। अब बाबू कौन बचा? एक ही डॉन, एक ही डॉन। कौन बाबू? एक डॉन अंग्रेज। अब कौन बचा? एक ही डॉन अंग्रेज। कौन बच रहा चारों तरफ? एक ही डॉन। सबको हरा दिया, सारी कंपनियों को हरा दिया। अब एकमात्र डॉन कौन बचा? अंग्रेज बच गए। कौन बाबू? एकमात्र डॉन बच गया, अंग्रेज। इसलिए हमें पूरे अब 200 सालों तक क्या पढ़ना है? अंग्रेज पढ़ना। क्या पढ़ना बाबू? अब अंग्रेज पढ़ना। इस प्रकार सारी कंपनियों का सारे लोगों पर, पूरे भारत पर राजनैतिक महत्वाकांक्षा किसका जागा? अंग्रेज। क्योंकि सारी कंपनियों को किसने हरा दिया? अंग्रेजों ने। भारत में फूट डालो राज करेगा कौन करेगा? ये सारे राजाओं को कौन हराएगा? अंग्रेज। अब आगे की यात्रा हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, ये सारा इंपॉर्टेंट था, आप लोगों को ध्यान से रखना, ठीक है, याद करना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा हो गया बाबू पूरा। अब इसमें लगभग से यूरोपीय कंपनियों के आगमन में लगभग से हमारा सब कुछ खत्म हो गया है और इसमें कुछ बचा नहीं है बाबू, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा समाप्ति, यूरोपीय कंपनियों का आगमन वाला चैप्टर, ठीक है ना। 2 वीडियो है, दोनों आपको ध्यान से देखना है। अब हम लोग एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, कैसे अंग्रेज बंगाल विजय करेंगे, कैसे अंग्रेज मध्य पंजाब विजय करेंगे, कैसे अंग्रेज बाकी क्षेत्रों को जीतेंगे। इस प्रकार जीतेंगे, फिर नीतियां कौन सी बनाएंगे, सारी नीतियों को पढ़ेंगे। और पूरा कब तक पढ़ेंगे? 1947 तक पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू दोस्तों।